आज हमारे साथ हैं कलाकार सुदर्शन कुमार साहनी जी, जिनका बर्थ 1937 में हुआ। और ये जो कलाकार हैं, इन्होंने दौड़ते दौड़ते उड़ना सीख लिया और अब ये इनके जो पंख हैं वो इतने फैल चुके हैं कि ये भारत के साथ पूरा एशिया, पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका, इनकी जगह जगह पर एग्जीबिशंस लगी हैं, ट्रैवल किया है, बहुत वाइड एक्सपीरियंस है। तो मैं आज आप सब लोगों के सामने बात करूंगा S.K. साहनी जी से। तो सर नमस्कार। तो साहनी जी, आप हमें बताइए कि आपकी जो जीवन की जो शुरुआत है कला से पहले की, यानी कि आपका जो चाइल्डहुड है वो कहाँ बीता, कैसा आपका बचपन रहा और ये कला में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? मैं पैदा तो जैसे आपने कहा 1937 में पाकिस्तान में एक जगह है झेलम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पिंड दादर खान नाम की एक जगह थी, गांव था छोटा सा, वहाँ पैदा हुआ था। और वो झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ था। और मेरे फादर जो थे बहुत अच्छे स्विमर थे, उनको स्विम करना आता था। और उसके बाद हम लोग जब पार्टीशन हुआ 1947 में, उस समय हम लोगों को फिर हिंदुस्तान में आए। सबसे पहले अमृतसर में आए, अमृतसर में कुछ दिन रहे और उसके बाद हम सोनीपत में जाके, पिताजी जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, तो उनको अपॉइंटमेंट वहाँ सोनीपत में हुआ। तो सोनीपत में ही मेरी एक्चुअली पढ़ाई जो है वो शुरू हुई। और आर्ट में तब तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ऐसा कुछ पता था कि आर्ट क्या होता है और नॉन आर्ट क्या होता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, और फिर क्योंकि पिताजी की ऐसी जॉब थी कि जो जगह जगह ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो फिर ट्रांसफ़र होके हम एक जगह है कपूरथला, कपूरथला में आए। तो उन दिनों मैं वहाँ 8वीं में पढ़ता था और वहाँ का जो आर्ट टीचर था वो कुछ कुछ पेंटिंग बना के ना कभी कभी क्लास में ले आते थे और हम लोगों को थोड़ा दिखा देते थे कि ये मैंने एक बनाया है। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता था, तो हमने सोचा हम भी बना सकते हैं। तो हमने भी थोड़ा थोड़ा बनाते हैं और उनको दिखाते थे, और जिससे उनको उनका अप्रिसिएशन भी मिलता रहा। तो वहीं से धीरे धीरे शुरुआत हुई। उसके बाद कपूरथला से पिताजी पहुंच गए पटियाला में, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। और पटियाला में लकीली ऐसा हुआ कि जहाँ हमने किराए का घर लिया था उसके सामने ही एक बिल्कुल अपोजिट में एक पेंटर की शॉप थी, साइन बोर्ड पेंटर की। और साइन बोर्ड पेंटर का बेचारे का एक हाथ थोड़ा सा हैंडीकैप था, तो उसको एक बंदे की ज़रूरत रहती थी जो उसको लाइनें लगवाए। और मैं उस समय आर्ट में शौक था, इसलिए उसकी दुकान पे चला जाता था, वो आवाज़ भी लगा देता आ जाओ, तो उसकी लाइनें लगवा देना, उसको और छोटे छोटे कामों में मदद दे देना। और उससे वो भी बहुत प्यार से बहुत सारी चीज़ें समझाता रहता था कि ऐसे एनेमल पेंट बनता है, ऐसे पेंट को या ऐसे मिक्स करते हैं, इस तरीके से वो जब करता रहता था साथ में बताता रहता था और मैं बहुत ध्यान से सुनता रहता था उससे। और फिर हमने घर के अपने जो लोहे के ट्रंक थे, जो जो सामान था, उनको पेंट करना शुरू किया। घर वाले भी खुश हुए, कह रहे वाह, हमारे जो घर में बना बनाया पेंट होना शुरू हो गया। उसी तरह वो पेंटिंग के साथ साथ वो जो तो थोड़ा थोड़ा पेंटिंग का की तरफ जो है रुझान होने लगा। और इस तरीके से मैंने पटियाला में तकरीबन 2 साल तक रहा और वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया। और अनफॉर्चुनेटली ना फर्स्ट डिवीज़न आ गई। फर्स्ट डिवीज़न आने का ये असर हुआ कि घर वाले कहने लगे कि अब जो है या तो आप जॉब कर लीजिए, फर्स्ट डिवीज़नर को तो रेलवे में जॉब बड़ी अच्छी मिल जाती है,
और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, या तो आप स्टडी करो आगे। तो मैंने सोचा कि स्टडी करना ही ठीक है, तो उन्होंने मुझे लुधियाना में गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर साइंस में एडमिशन दिला हो गया, और वहाँ मैं इंटर साइंस पढ़ने लगा। अब आर्ट का शौक जो था ना, कीड़ा जो था, वो तो चल ही रहा था। तो साइंस के स्टूडेंट होते हुए भी वहाँ लाइब्रेरी में जितनी भी आर्ट की किताबें थी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना की, वो सारी एक सिरे से सब पूरे, मैं मोस्टली लाइब्रेरी में जाता था तो उसी अलमारी को ही खोजता रहता था, और उसमें से जो 2 किताबें हमें इशू होती थी घर के लिए, वो सारी किताबें 2-2 करके मैंने तकरीबन सारी किताबें पढ़ी। उन किताबों को पढ़ने से ये हुआ कि बहुत सारी बातें तो समझ में नहीं आती थी, पर पढ़ता था जैसे कि कोई नावल पढ़ रहे हैं, उनसे बहुत सारी बातें समझ में आती थी, समझ में भी आती थी, और उनके आधार पे फिर मैं काम भी करता रहता था। और इस तरीके से जैसे उन्होंने लिखा कि शेड कैसे करना है, और इंक से ड्राइंग करनी है तो कैसे ड्राइंग करेंगे, इस तरह की बहुत सारी किताबें थी। उनको पढ़ा, उनसे थोड़ा थोड़ा काम करने लगा, और घर वाले कहते थे कि नहीं ठीक है, तुम इसको हॉबी बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो, जैसे तुम करना चाहते हो पढ़ाई करो। पढ़ाई तो साइंस में क्या ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, आर्ट ज़्यादा करता था, तो आगे जाके मुझे आ, उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। इंटर साइंस क्लियर मैंने ज़रूर कर ली, पर उस बीच में मुझे ड्रॉपमैन सिविल के कोर्स में एडमिशन मिल गया। तो मैंने सोचा चलो, घर वाले जो है ना आर्ट वैसे सीखने नहीं दे रहे, तो ड्राफ्टमैन सिविल में ड्राइंग तो है, पेंसिल का काम तो है, कम से कम कुछ तो रिलेटेड है। फिर उसमें साथ में ये भी एक जगह पढ़ा था कि आर्किटेक्चर इज ए मास्टर ऑफ आर्ट आर्ट्स, और एक टाइम में जितने भी आर्टिस्ट होते थे वो पहले आर्किटेक्चर को समझते थे, उसके साथ साथ वो पेंटिंग करते थे। तो मैंने कहा चलो आर्किटेक्चर सीखना है तो ड्राफ्टमैन सिविल सीखना तो ज़रूरी है। तो ड्राफ्टमैन सिविल के एग्ज़ाम में भी फर्स्ट आया, मेरी ड्राइंग्स को बहुत अप्रिशिएशन मिलता था। जब वो मैंने कर लिया तब मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब प्रॉपर आर्ट सीखना है। और उन दिनों जीजस स्कूल ऑफ आर्ट का थोड़ा नाम भी था। एक हमारी जानकार लेडी थी, वो बॉम्बे से थी, उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा हाँ वहाँ जाओ, तुम वहाँ सीखना है आर्ट तो वहाँ चले जाओ। तो हमने बस अपने आप में डिसाइड किया, और लगभग पेरेंट्स की बिना परमिशन के ही हम बॉम्बे किसी रिलेटिव के साथ बॉम्बे पहुँच गए, और वहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेके वहाँ अपना स्टडी शुरू किया। जब जे में अभी मैं 3rd या 4th ईयर में स्टडी कर रहा था, तो बाल भवन की में एक वैकेंसी के लिए पेपर में पढ़ा, और उसमें उन्होंने एक तरह का पहले ऐसा रखा था कि आपको कुछ बना के भेजना है, एक ब्रोशर सा बनाना है चिल्ड्रंस वर्कशॉप के ऊपर। वो ब्रोशर बना के भेजा, आपने पर्टिकुलर्स भेजे, और उसमें उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया कि आप इंटरव्यू देने के लिए आ जाइए। अभी के पास मेरे पास पूरा डिप्लोमा नहीं था, पर फिर भी मैं बॉम्बे से सीधा दिल्ली आया, और दिल्ली आके मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में जो जो उन्होंने पूछा वो काफ़ी मैं उनको संतुष्ट कर सका। दूसरा, मेरे पास पेंटिंग का तो था ही, मेरे पास ड्राफ्टमैन सिविल का भी डिप्लोमा था। तो उन सारी वजहों से और मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए, और इसके साथ साथ मैंने कभी कभी थोड़ा लिखता भी था, तो मेरे कॉलेज में उन दिनों जो एक मैगजीन निकलती थी, उसमें एक मेरा आर्टिकल छपा था जो बच्चों के साथ रिलेटेड था। तो उनको लगा कि ये बंदा जो है हमारे काम के लिए ठीक है, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, और इस तरह से मैंने फिर बाल भवन में काम करना शुरू किया। एक नए तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए काम किया, और इसके साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशंस को बढ़ाने के लिए भी पूरा ध्यान रखा। और मैंने अपने काम के दौरान पे ही बीए किया, फिर एमए किया, और इसके साथ साथ म्यूजियोलॉजी की। और ये सब करते करते जब एक मुकाम पे मैं वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया, तो
डॉक्टर सिहारे जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर होते थे, वो एक दिन आए, उन्होंने देखा, सारी बातचीत की, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर डिप्टी कीपर आर्ट एजुकेशन की के लिए मुझे इनवाइट किया, और मैंने बाल भवन छोड़कर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने 5 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया। एजुकेशन में भी मैंने नए तरह के प्रयोग वहाँ किए। एक बच्चों के लिए एक प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया जिसको हम 2 घंटे का म्यूजियम विजिट प्रोग्राम कहते थे। तो ये काम मैंने तकरीबन 5 साल तक किया। उसके बाद डिप्टी कीपर आर्ट कलेक्शन की वहाँ जगह खाली हुई, तो डायरेक्टर ने कहा अब आप उस सेक्शन को संभालिए, तो मैं आर्ट कलेक्शन देखने लगा। वहीं से जब डॉक्टर सिहारे जो लेक्चर देते थे, उन्होंने आर्ट के बारे में बताते बताते कहते थे कि कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या है। कंटेम्प्रेरी आर्ट में भी अगर हम वही आर्ट बनाएं जो पहले बनाया गया है, तो वो कंटेम्प्रेरी आर्ट, मॉडर्न आर्ट नहीं होगा। वो तो आप एक तरह की पुरानी वाली पद्धति को आगे कैरी कर ऑन कर रहे हैं, और अगर जब तक उसमें कुछ नयापन नहीं है, तब तक वो काम जो है कंटेम्प्रेरी नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं अपनी कुछ ऐसी खोज करूं जो बिल्कुल अलग हो। इस के लिए मुझे काफ़ी दिनों तक सोचता रहा। काम तो मैं पेंटिंग का जैसे ही ऑफिस से जाता था, तो वो खाली टाइम में काम करता रहता था। लिनो कट किए, पेंटिंग बनाई, ऑयल में बनाई, वाटर कलर में बाद में शुरू किया काम, तो और डिफरेंट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट भी करता रहा। पर जब एक नए काम करने की पद्धति की तरफ अपना झुकाव हुआ और मैंने अपना रास्ता खुद खोजने की कोशिश की, तो लगा कि वो जो मैंने पहले काम किया है वो बिल्कुल गौण था। अब जो काम कर रहा हूँ वो सच में एक नई डायरेक्शन मुझे दे रहा है। तो मेरी डायरेक्शन यही थी कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो अपने में नाकाम है, उसका स्ट्रेट लाइन का कोई मतलब नहीं है, वो अपना कोई मीनिंग कन्वे नहीं करती है। पर उसी लाइन को अगर हम दूसरे लाइनों के साथ जोड़ देते हैं या वो कई समूहों में आगे मूव करती है, तो उससे कई अलग तरह के फॉर्म, अलग तरह की फीलिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वही एक लाइन्स को लेकर मैंने एक नया रास्ता अपने लिए चुना। उस राह में कठिनाइयाँ बहुत थी, लोगों को समझ में भी नहीं आता था, लोगों क्या मुझे ही नहीं समझ में नहीं आता था। मैं भी वो पेंटिंग जो बनाता था वो समझने के लिए थोड़ी बनाता था, मैं तो अपनी खुशी के लिए बनाता था कि पेंटिंग कर रहे हैं, लाइन आ रही है, लाइन ड्रॉ करते चले जाओ, फिर लाइन के द्वारा वो उसको आज इधर नहीं इधर मूव करेंगे, आज इधर नहीं ऐसा डायरेक्शन लेंगे, उन डायरेक्शंस के। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले से सोच रखा था कि मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनानी है, चाहे लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइनें हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो नेचर में हैं या आदमी ने बनाई हैं, जो हमारी आंखों के सामने हमें देखती हैं। ऐसा किसी भी इमेज का कोई भी रिप्रेजेंटेशन मेरी पेंटिंग में नहीं आना चाहिए। मेरी पेंटिंग जो है बिल्कुल इन सब चीज़ों से, जो यथार्थ चारों तरफ है, उससे अलग होना चाहिए। मेरी पेंटिंग में ना पीड़ा है, न दुख है, न सुख है। मेरी पेंटिंग ऐसे किसी भी आइडिया को अभिव्यक्त नहीं करती है मेरे दुख को, मेरी फीलिंग्स को वो अपनी तरह से एक अलग बिल्कुल करती चली जाती है। और इस तरीके से इस काम में मैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी टाइम तक लगा रहा, और धीरे धीरे और पेंटिंग का एग्जीबिशंस किए, तो धीरे धीरे मेरी पेंटिंग की अपनी एक पहचान बनने लगी। और फिर उस पद्धति में भी मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरी एक पेंटिंग जो है दूसरी पेंटिंग के साथ नहीं मिलनी चाहिए, उसका और उसमें कहीं भी कोई ऐसा तार नहीं होना चाहिए जो मिल रहा हो। केवल ये है कि उसमें लाइनें हैं, इसमें लाइनें हैं, बट देयर लाइन्स आर वेरी डिफरेंट। वो बिल्कुल अपना अलग से एक तरह से ताना बुना बुन रही हैं। तो इस तरीके से जैसे शून्य से शुरू करते हैं, शून्य की फिलॉसफी क्या, सब कुछ जो है शून्य है। आप जब पेंटिंग बना रहे हैं तब भी अपने मन में शून्य रखेंगे, और ऐसा नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर फीलिंग या पर्टिकुलर भाव
आपने उसमें उजागर करने की कोशिश करनी है, बल्कि आप फ्रीडम के साथ उसमें क्रिएट करते चले जाइए और क्रिएटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते रहिए कि मैं नए से नए फॉर्म को क्रिएट करूँगा। और इस तरीके से धीरे धीरे पहले केवल ड्राइंग जो थी वो ब्लैक एंड वाइट थी, छोटे स्केल में थी, फिर स्केल बड़ा करते चले गए। फिर जब स्केल बड़ा किया तो उसमें फिर लगा कि अब कैनवस का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। जब कैनवस से शुरू किया तब लगा कि अब पेंसिल या पेन इंक से काम तो नहीं हो सकता है, तो उसके लिए लाइनर का इस्तेमाल शुरू किया। लाइनर अपने में एक अलग से पद्धति है जिससे लाइन ड्रॉ करते हैं, वो और भी कठिन है। आप पेंसिल से तो लाइन एकदम से ड्रॉ कर लेते हैं, पर लाइनर से एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पेंट का ऐसे बनाना पड़ेगा जो उसके अंदर फिल करना है, उसकी जो पेंट की क्वालिटी है, जो उसमें जितना कितना पानी होना चाहिए, कितना ज़्यादा कलर होना चाहिए, उसको हमेशा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो इस तरीके से नई दिशा में नए राह ढूंढने में काफ़ी मुश्किलें हुई, पर करते चले गए और उस करने का एक आनंद जो है मिलता चला गया। लोगों ने भी, सब लोगों ने तो नहीं, पर काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। और आर्किटेक्ट तो जो थे वो तो मेरी पेंटिंग को देख के काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, पर अनफॉर्चुनेटली किसी भी आर्किटेक्ट ने ये नहीं सोचा कि इन पेंटिंग को, जैसे हम लाइंस में काम करके अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, इन लाइंस को कैसे हम इंटीरियर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। पर अब धीरे धीरे करके अभी बहुत गर्व से मैं कह सकता हूँ कि नीदरलैंड में एक होटल है, उन्होंने मेरी ड्राइंग्स को एक्सेप्ट किया है और वो मेरी ड्राइंग जो है वो उनकी रिप्रोडक्शन करके वो अपने कॉरिडोर्स में बड़े बड़े प्रिंट्स जो है लगाने वाले हैं। उनके पूरे होटल में वो उन्हीं ड्राइंग्स को ही अपने कॉरिडोर्स में लगाएंगे। अभी तक तो यहीं पहुंचा हूँ, एग्जीबिशन बहुत की हैं, ये भारत में तो की हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास, वाराणसी में, ऐसी कुछ जगहों पे एग्जीबिशन किए हैं। बाहर भी एक एग्जीबिशन किया है डैलास में, और अब ये एक नया तरह का प्रयोग है, देखता हूँ कहाँ तक सफल होता हूँ। थैंक यू। अच्छा साहनी सर, जैसे आपने बताया कि आपने जो जब बचपन में एक जो पेंटर थे आपने उनको असिस्ट किया जी, तो आपने उनसे मतलब पर्टिकुलरली क्या चीज सीखी आपने, कोई ऐसी चीज जो कि आपके आज तक काम आ रही हो? ने उनके यहाँ काम करते हुए ना कुछ बेसिक चीज़ें सीखने को मिली। जैसे वो लोहे के साइन बोर्ड जो मोस्टली उनके ना तो लोहे के होते हैं, लोहे की चादर के ऊपर, तो लोहे की चादर को पहले वो सैंड पेपर करते थे, सैंड पेपर करके फिर उसके ऊपर प्राइमर लगाते थे, प्राइमर लगा के फिर एनामल कलर एनामल बनाते थे। एनामल तो एक तो जो रेडीमेड होता था वो महंगा होता था, वो खुद अपना बनाने के लिए उसमें क्या करते थे, जैसे अगर काला रंग बनाना है तो काला या तो तवे का वो लेके या कोई काला जो पाउडर होता है उसको लेके उसके अंदर लिंसीड ऑयल और ट्रिपल ऑयल उसको घोट घोट के बनाते थे। तो ये सब चीज़ें जब वो करते थे, अलग अलग कलर को भी वो घोट घोट के जैसे बनाते थे, फिर जब आपको उनको फाइनल जो करना होता था वो एनामल बने बनाए लाते थे और उनको उनसे वो लिखाई करते थे और ब्रश को चलाते थे। तो ये जो सर ये जो लाइंस हैं, आप लाइंस के साथ जो प्ले करते हो, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइंस आपके जहन में कहीं ना कहीं उसी टाइम से आई हो? नहीं, लाइनें तो जो है ना, ये तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि इसके लिए तो एक अलग अपना रास्ता चुनने के लिए लाइंस को आधार माना कि मुझे पेंटिंग करनी है तो लाइन के साथ करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लाइन, ओनली लाइन। और लाइन में भी ऐसा कि लाइन ऐसी नहीं कि टूटी फूटी लाइन होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी ए स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन।
जब स्ट्रेट लाइन बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए। और कभी कभी लाइन की स्ट्रेंथ को देखने के लिए ये नहीं है कि एक बार लाइन लगा के छोड़ दी, उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का वही कलर को दो दो तीन तीन बार रिपीट करके, जिससे कि लाइन की ना स्ट्रेंथ बनी रहे। इट शुड कम ऑन द सरफेस, इट शुड नॉट मिक्स अप विद द ग्राउंड सरफेस। ऐसे नहीं है कि वो बैकग्राउंड के साथ कहीं हाँ, उसकी अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए जब लाइनर से काम करते हैं तो कई बार लाइनें इतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं, तो उनको रिपीट करना पड़ता है। तो वो एक अलग से, मतलब कि आई कुड हैव लेफ्ट द लाइन, आधा अधूरा किया फिर छोड़ दिया, फिर आधी अधूरी लाइन बनाई और टू क्रिएट ए काइंड ऑफ टेक्सचर और समथिंग। पर मैं सोचता था कि मेरी पेंटिंग ऐसे नहीं होगी, मेरी पेंटिंग में लाइन विल बी सचमुच स्ट्रेट होगी और सचमुच उसके अंदर अपनी लाइन की स्ट्रेंथ होगी। तो उस चीज को पूरी पेंटिंग के अंदर मेंटेन करता था। मेरे पास एक कैटलॉग है, इसमें आपका कुछ शुरुआती दिनों के पेंटिंग्स हैं, 70s के हैं, और ये कुछ लैंडस्केप्स हैं। यहाँ से फिर आपने शुरुआत किया है 84 से शायद। हाँ, ये काम जो है, हाँ। ये पहला काम है जिसको मैंने ड्राइंग नंबर 1 दिया। जी जी जी। और जब मैंने 1 दिया तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने ये 1 से आगे कंटिन्यू करना है। मैंने उसको कोई टाइटल नहीं दिया, उसको ड्राइंग नंबर 1 ही कहा और 1 से फिर मैंने चलना शुरू किया। मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ड्राइंग 1 2 3 4 5, पहले रोमन लिखता था। रोमन में जब 50 के ऊपर होने लगे तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता था, उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। फिर 1 2 3 रोमन से इंग्लिश में लिखना शुरू किया। फिर देखा कि बहुत सारे फिगर हो गए। अब ड्राइंग का नंबर 1 2 3 करने की बजाय फिर स्पेस देना शुरू किया, स्पेस 1 2 3 4। एक मैंने स्पेस थ्योरी बनाई जिसमें ABCD, स्पेस ABC Z तक ले गया। तो इस तरीके से टाइटल आर देयर ओनली टू आइडेंटिफाई द आर्ट ऑब्जेक्ट। इट हैज नथिंग टू डू विद द ऑब्जेक्ट एज सच। उसको कोई ग्लोरीफाई करने के लिए या कोई वो नहीं है, वो उसको टाइटल देने के लिए। तो ऐसे कई सीरीज हैं और वो अलग टाइम में अलग अलग हैं। जैसे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो D सीरीज है। D सीरीज का मतलब ये है कि मैंने जो डेलस से वापस आया हूँ तो एक बिल्कुल नए तरीके का काम शुरू किया है। उसको मैंने स्पेस D सीरीज 1 2 3 4 शुरू किया हुआ है। उसमें भी मैं तकरीबन 30 के करीब मैंने काम किए हैं। अब अगर जब तक कोई नया ब्रेक नहीं मिलता ये डी सीरीज चलती रहेगी। इसमें देख रहा हूँ, इसमें बहुत ही मतलब लाइनों से जो आपने जो प्ले किया, आपने इस्तेमाल किया है, लाइनों से ही शेप क्रिएट हो गई है। मतलब जो 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 ये इल्यूजन है, हम मतलब देखा करते थे जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो वाकई में वो अपने आप ही डेवलप होता चला जाता है। आई एम नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली। कभी करते करते ना वो अपने आप ही डायरेक्शन, जब आप करने बैठते हैं ना तो वर्क इटसेल्फ गिव द डायरेक्शन। अब ऐसे चलो, अब ऐसे चलो, अब ऐसे चलो, कभी सर कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब आप कोई अपना आर्ट वर्क बना रहे हैं, आपको बनाते बनाते आप उसके अंदर इतना खो गए कि मतलब आपने कहीं दूसरी दुनिया में पहुंच गए आप, क्योंकि ये जो वर्क्स हैं ये एक तरीके से आपको हिप्नोटाइज करने वाले वर्क्स हैं। आप इनको बैठकर 2 मिनट देखो और 2 मिनट के बाद आप जब अपनी आंखें हटाओगे तो आपको कुछ लगेगा, मतलब कुछ अजीब सा लगेगा। तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि मतलब आर्ट वर्क बनाते बनाते आप परेशान हो गए हों या कुछ? नहीं, बनाते हुए तो कोई मैं कभी परेशान नहीं होता। बनाते हुए तो हमेशा उसको इम्प्रूव करने का, उसके अंदर और कुछ करने का वो बना रहता है। और कभी कभी जब पेंटिंग इटसेल्फ जो है ना बनाते बनाते डिसाइड करती है कि नो आई कैन नॉट होल्ड एनी मोर लाइन, तो उस जगह पे जाके ब्रेक लगाना जो है ना वो वहाँ छोड़ देता हूँ। मेरी पेंटिंग के अंदर आप एक भी लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं कर सकते। इट इज़ ए सैचुरेटेड पेंटिंग, उसके अंदर पूरा बना हुआ है जो जितना उसमें लाइनें आ सकती थी। जी जी जी। आपने यहाँ पर ये जो 3 कलर के साथ शायद काम किया, ब्लैक, रेड और ब्लू। ये अलग अलग तरह से ना फिर
कि उसके अंदर रेड लाइंस भी ड्रॉ किए हैं, ब्लैक भी लाइंस हैं, फिर ब्लू लाइंस हैं। अभी मैं इसमें ये तो बहुत पहले के काम किए हुए हैं, अभी नया छोटे छोटे, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बाहर जाने का भी मौका नहीं था और मेरे पास कैनवस भी नहीं था, तो छोटे छोटे काम किए हैं। तो मैंने ये अलग अलग तरह के कलर पेन मंगाए, तो उनके कलर पेन के साथ रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वो लाइनें फिर एक दूसरे के साथ मिला के काम किए। वो शायद इसमें नहीं है, पर वो आपको कंप्यूटर पे तो दिखा सकता हूँ। जी। आप सर अपने जो रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट आपका जो रिटायरमेंट हुआ जी, रिटायरमेंट आपका 95 में हुआ, 95 जी। तो 95 से लेकर अब तक का जो आपका टाइम रहा, क्योंकि अब तो आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो आपके काम में कुछ बदलाव आया जो जिस वक्त आप जब वर्किंग थे और वर्किंग से लेकर अब कुछ? नहीं, काम में तो बहुत बदलाव आया। जैसे मैंने कहा कि पहले बहुत छोटे छोटे काम पेपर पे करता था, 95 में भी पहले शुरू में तो छोटे काम ही किए, फिर 95 में रिटायरमेंट होने के बाद फिर जब कैनवस शुरू किया तो बड़े बड़े काम करने शुरू किए, फिर एक स्टेज में काफ़ी बड़े काम किए, 4x5 के शिजरानी में शो करना था, तो मुझे लगा कि जो सामने की वॉल है उसमें कम से कम 3 बड़े काम चाहिए, तो 3 बड़े कामों के लिए बड़ा कैनवस भी चाहिए, बड़ी स्पेस भी चाहिए, पर इसी छोटे से टेबल के ऊपर वो बड़े बड़े कामों को करने के लिए एक अलग तरह से उसमें मास्किंग टेप का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर लाइन जो है, इंस्टेड ऑफ लाइन सिंपल लाइन, दैट बिकम द टेप बिकेम इटसेल्फ इज ए लाइन, तो उसको एज ए टेप को एक लाइन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इस तरीके से जब नया कुछ काम करना होता है तो उसके लिए नया रास्ता, नई सोच, नई पद्धति अपनानी ज़रूरी हो जाती है। फिर टेप के साथ काफ़ी सारे काम भी जो यहाँ पीछे रखे हुए हैं, बड़े बड़े काम में 4x5 के, वो मास्किंग टेप के साथ ही किए हुए हैं। मास्किंग टेप लगा के पूरा एरिया को, क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का और वो उतनी सुविधा नहीं हो सकती थी, तो उस तरीके से उन कामों को किया है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम में अलग अलग डेवलपमेंट हो रही है। मास्किंग टेप पहले नहीं यूज़ किया था, फिर मास्किंग टेप यूज़ करने लगे। फिर ये भी है कि कैनवस के ऊपर पेंसिल की लाइन मिटती नहीं है। कुछ कैनवस ऐसे हैं, जैसे आपके कैमल का कैनवस है, कैमल के कैनवस के ऊपर अगर आप पेंसिल से लाइन लगा देते हैं तो वो लाइन जो है ना आपकी पेंसिल की लगी हुई, वो मिटती नहीं है, जितना भी रबड़ घिसोगे नहीं निकलेगी। तो बड़ा मुश्किल हुई, पहले वो कैमलिन के ही कैनवस यूज़ कर रहा था, तब फिर उसकी जगह मास्किंग टेप लगाने लगा। तो जहाँ भी लाइन लगानी होती थी मास्किंग टेप लगाता था, फिर लाइनों का जो काम करना होता था वो लाइन करता था। तो लाइक जैसे लाइन लगाते हैं गाइडिंग लाइन के लिए, मास्किंग टेप लगाता था। पर अभी जो कुछ एक कैनवस लिए हैं उनमें वो लाइन मिट जाती है, तो अब वो जो लाइन जो है पेंसिल की लाइन लगा के फिर पेंसिल की लाइनों को, गाइडिंग लाइन को मिटा भी देते हैं। तो इस तरीके से जो सरफेस की डिमांड है, सरफेस की डिमांड के हिसाब से अपने काम करने का तरीका और पद्धति बदलती रहती है। और सर जो आपका आर्ट वर्क है, इसका जो कमर्शियल इसका स्कोप है, तो कमर्शियल स्कोप क्या है सर आपके जो आर्ट वर्क है? नहीं, इसमें ज़्यादा एक्चुअली शुरू से कोई कमर्शियल ज़्यादा सोचने का मुझे मौका नहीं मिला, और ना मैंने इसको एज ए कमर्शियल करने का यूज़ भी किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जॉब में रहा हमेशा, और जॉब में भी में जो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी पेंटिंग इमीडिएटली बिकनी चाहिए या बाद में बिकनी चाहिए। मेरी अपनी खुद की ज़रूरतें बहुत कम हैं, पर्सनल मेरी, और फैमिली के टाइम पे भी मेरी वाइफ भी जॉब करती थी, मैं भी जॉब करता था, तो बच्चों के लिए सफिशेंट फंड होते थे
टू कूप अप द होम होम थिंग। और अब रिटायरमेंट के बाद तो ऐसी कोई सोच ही नहीं है। कब पेंटिंग के बेचने के लिए, कभी कमर्शलाइज करने के लिए ऐसा कभी सोचा नहीं। पर पेंटिंग अपने आप कभी कभी बिक जाती है, कभी ना कभी किसी एग्जीबिशन में से किसी को पसंद आ गई। और एग्जीबिशन किए बहुत, और कभी कभी एग्जीबिशन किए तो कुछ भी नहीं बिका, वापस आ गए। पर मन के अंदर कभी ये नहीं लगा कि हमने कुछ गलत किया है। हमेशा लगा कि एग्जीबिशन की है, ठीक है, एग्जीबिशन इज एग्जीबिशन। पेंटिंग का बिकना ना बिकना जो है ना, बिल्कुल अलग चीज़ है। अभी भी मैं काम करता हूँ, मेरे बच्चे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, इनको कहाँ करना होगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। मैं कहता हूँ मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा काम काम करना है। बिकना नहीं बिकना या इनका कुछ होना या होना, उसके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। जी। अभी जब तक मैंने इधर 1-2 साल में जो काम किया है, वो अभी एक आर्ट हेरिटेज गैलरी है, उनको मैंने दिखाने के लिए जो नए काम थे, 10-20 काम थे, मैंने उनको दिखाए। तो जो गैलरी के इंचार्ज है, उन्होंने एक काम अपने आप ही पिकअप कर लिया, कहते ये काम तो मुझे लेना है। तो ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू चूज आउट ऑफ दैट। अब अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन में की वजह से कोई एग्जीबिशन वगैरह तो हो नहीं रही है, और करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से पेंटिंग जो है अपने आप ही अपनी सेल होगी तो अपने आप ही होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, कोई उसमें कोई वो नहीं है। तो आपके जो सर ये एग्जीबिशंस हुए, कहीं कोई ऐसी एग्जीबिशन जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, आपके मन को भाई हो कि हाँ ये बहुत अच्छा शो रहा मेरा, कोई ऐसा यादगार शो? ने अभी जो कुछ काम जो नए किए थे, आर्ट हेरिटेज ने हर साल ना नए नए बच्चों के कामों की एक एग्जीबिशन लगाते हैं। उसमें ऊपर की गैलरी में वो सीनियर आर्टिस्ट का शो करते हैं। तो उस शो के लिए उन्होंने मेरे 4 काम पसंद किए, और 4 भी नए काम जो थे। उन नए कामों के साथ साथ और सीनियर आर्टिस्ट थे, जैसे जय जरूरतिया थे, और न्यूयॉर्क से एक आर्टिस्ट हैं, उनके काम थे, और 2-3-4 आर्टिस्ट के काम थे। उनके साथ ही मेरे 4 काम मेन दीवार पे उन्होंने लगाए थे। वो 4 काम बहुत सिलेक्टेड काम थे, उसको उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से, पेंटिंग से ज़्यादा वो एग्जीबिशन में लगे हुए ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे एज ए टोटल। तो वो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वो चार काम लगाए। और अनफॉर्चुनेटली वो इतने अच्छे ढंग से लगे हुए थे कि मैं उनका फोटोग्राफ भी नहीं ले सका एज ए ग्रुप। उनका जो लाइटिंग थी वो सब बहुत ही एक दूसरे ढंग से उन्होंने उसको अरेंज किया हुआ था। इस तरीके से आर्ट हेरिटेज में जो मेरा शो किया था 2005 में, वो एक बहुत कामयाब शो था। उसमें आर्ट हेरिटेज के ने उन्होंने अपने म्यूजियम के लिए मेरे कुछ एक काम एक्वायर किए। बल्कि इनफैक्ट डॉक्टर मिस्टर अलकारी जो थे, वो जब भी मैं छोटी गैलरी में शो करता था तो वो मेरा शो देखने के लिए आते थे, और वो जनरली 1-2 काम एक्वायर कर लेते थे। तो वो हर 3 साल के बाद शो करता था तकरीबन, और नए काम लगाता था, पुराना कोई रिपीट नहीं करेंगे। और जैसे ही वो कभी आ गए और उन्होंने पेंटिंग देख ली, उन्होंने 1-2 काम जो है ना ज़रूर ले लेते थे। इस तरीके से उनकी कलेक्शन में काम मेरे काफ़ी हैं, और मुझे भी अच्छा लगता था कि पेंटिंग जो भी बिक गई है तो ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहा। पेंटिंग थोड़ी जाने से स्पेस भी ज़्यादा घर में हो गई। अब जैसे बड़ी बड़ी पेंटिंग कर रखने की स्पेस काफ़ी घर में ऑक्यूपाई कर रखी है जगह, तो इसलिए अब जो है मैं केवल कैनवस पे काम करता हूँ। स्ट्रेचर वगैरह जो है उनका नहीं लगाता हूँ। स्ट्रेचर जो है बाद में लगाते हैं जब उनको कहीं एग्जिबिट करना हो। सारे सर, आपने हमें आपका जो आर्ट का जो बैकग्राउंड था वो बताया, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि अभी जो आप का जो आने वाला जो समय है उसमें आपका क्या प्लानिंग है, मतलब आपने क्या सोचा है कि आप क्या करेंगे?
ऐसे सच तो कुछ अभी सोचा नहीं कि आने वाले टाइम में क्या करेंगे। पहली बात तो ये है कि अभी फिजिकली जो है ना, जो कंस्ट्रेंट हैं एज को लेके, वो ज़्यादा काम में इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे। और अगर काम में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, और भी बहुत सारे दूसरे अ, ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे एंगेज कर लेती हैं, अपने में पकड़ लेती हैं। और अकेले रहने से ये भी समस्या है वो, जो अपने में घेर लेती है। तो ऐसा अभी कोई सोचा नहीं है कि आगे क्या करना है। अपने आप जो काम करते जा रहे हैं, आगे जो रास्ता निकलेगा, जिस रास्ते के की डायरेक्शन मिलेगी, उस रास्ते पे आगे चलते जाएंगे। जैसे मैंने उस समय कहा कि मैंने अभी डी सीरीज शुरू किया हुआ है, और डी सीरीज के बाद अब मैं न्यूयॉर्क भी जा रहा हूँ, यूएसए जा रहा हूँ कुछ 5-6 महीने के लिए। और मोस्टली ये हुआ है कि जब भी मैं गया हूँ वहाँ, एक तो मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं काफ़ी सारे म्यूजियम, कई म्यूजियम को तो 2-2, 3-3 बार देख चुका हूँ। वहाँ जाने का मौका भी मिलता है और ये इच्छा भी होती है। जैसे म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है, वहाँ तो जाना ही जाना है। और इस तरीके से वहाँ से जब फिर देख के सब आता हूँ ना, तो लगता है कि जो मैंने काम किया है उसमें अब वहाँ जो काम हो रहा है, और किस तरीके का काम हो रहा है, किस तरीके से लोग अपने आप को वो लोग कर रहे हैं, उन चीज़ों का काफ़ी असर पड़ता है। और अगर मौका मिला न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने का, तो उसमें तो हर वीक में एक स्पेशल डे होता है, जिस दिन वो केवल पेंटिंग के बारे में ही सारा पेपर भरा होता है। तो उसको पढ़ने का मौका मिलता है, तो वहाँ उसके जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, और उनके बारे में पढ़ने का, जानने का, सोचने का, समझने का काफ़ी रहता है। और उससे हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है कि मैं अपने काम को एक नई दिशा कैसे दे सकता हूँ। तो हो सकता है वहाँ से जब मैं लौट के आऊँ 3-4 महीने के बाद, तो एक नई सोच, एक नई तरह का काम करने की तरफ एक नई दिशा जो है वो ढूंढ पाऊँ। और ये जो स्ट्रगल है ढूंढने की और फाइंड आउट करने की, ये हमेशा चलती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी चलती रहेगी, और मेरी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो मुझे अलाउ करेगी कि मैं सारी जगह जाके देख सकूँ और उनको समझ सकूँ। जी, थैंक यू सर। तो इस प्रोग्राम में हमने बात की एस के साहनी जी से। उन्होंने अपना इतिहास बताया कि वो कहाँ से आए, फिर उन्होंने किस तरीके से एक जो साइन बोर्ड पेंटर थे उनको असिस्ट किया, उनके परिवार ने उनको साथ दिया और आगे पढ़ाई करने के लिए बूस्ट किया। फिर किस तरीके से साहनी साहब ने जे स्कूल ऑफ आर्ट से स्टडी की, बाल भवन जो नई दिल्ली में है वहाँ पर उनको जॉब मिली, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उसके बाद नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और उसके बाद तो साहनी साहब के जो कला की उड़ान थी वो रुकी ही नहीं। और उनका जो स्टाइल है, जो एक एक सीधी लाइन, जैसे साहनी साहब ने बताया कि सीधी लाइन की कोई अहमियत नहीं होती है, उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो साहनी साहब ने एक सीधी लाइन को लेकर पिछले करीब 25 से 30 साल केवल एक सीधी लाइन को लेकर काम किया है। मेरे पास इस वक्त साहनी सर का एक कैटलॉग है जो रेट्रोस्पेक्टिव शो हुआ था ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में। साहनी साहब बहुत सारी सोसाइटीज, ग्रुप्स उसके मेंबर भी हैं, जिसमें से एक आईफ्लेक्स है, और ये शो हुआ था
2016 15 अक्टूबर 2016 में इस शो को किया गया था। और इसमें जो वर्क्स हैं मैं आपके साथ ये वर्क्स शेयर करूँगा। तो जो ये लाइंस के साथ साहनी साहब ने जो प्ले किया है, एक जादुई दुनिया क्रिएट की है इन लाइंस के साथ, तो वो वाकई में देखने लायक बनती है। अगर आपको अपने आप को सम्मोहित करना है तो आप साहनी साहब का वर्क जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने जब भी सर का वर्क देखा है तो उस वर्क ने मुझे खींचा है। मतलब ये कुछ अलग है। और लाइंस के साथ प्ले करना, ज्योमेट्रिकल जो 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 एक शेप निकलती है, क्योंकि जब हम किसी वर्क को देखते हैं तो हम सम्मोहित हो जाते हैं कि मतलब कि वाओ, मतलब मुंह से ऐसा निकलता है। और जब ये खुद उसको बनाते हैं तो आप देखिए कि जो इनका जो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कहाँ है, मतलब वो कहाँ चल रहा है, किधर उड़ रहा है। और हमें जब उसका एक आउटपुट मिलता है तो वाकई में वो सराहनीय है, देखने लायक है। अभी जो है आज है 9 अगस्त 2021 और इस वक्त हम दिल्ली में हैं सानी सर के रेजिडेंशियल कम स्टूडियो में। तो और अभी कुछ दिनों में सर न्यूयॉर्क भी जाने वाले हैं और शायद 3-4 महीने बाद वापस आएंगे, कुछ नया करेंगे। तो जब तक के लिए हम इस प्रोग्राम को यहीं रोकेंगे और एक बार सर के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे कि अब जो उनके काम के अंदर है वो क्या नयापन आया है, और जो उनके जो लाइंस की जो उड़ान है, जो लाइनें उड़ रही हैं इस पृथ्वी के चारों तरफ, अब वो किस किस इमेज को कैनवस के ऊपर या पेपर के ऊपर उकेरेंगी। तो ये हम इनके वापस आने के बाद देखेंगे। अभी सर की डी सीरीज चल रही है तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सानी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं तो वाकई में आपके वर्क से मतलब इतना मतलब प्रभावित हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और मुझे लगता है कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा डेफिनेटली। आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपका बहुत सम्मान करने वाले लोग हैं। और मैं अनलकी था, मैंने अभी देखा कि ये 2016 में था। तो 2016 इस समय मैं एक्चुअली यूएस में था, तो मैं इसीलिए ये आपके एग्जीबिशन नहीं देख पाया। तो अभी सानी सर ने कहा है कि ये कैटलॉग हम लेकर जाएंगे और आपको ये कैटलॉग हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो जिन लोगों ने 2016 का रेट्रोस्पेक्टिव मिस किया है, अब वो शो मिस नहीं रहेगा, आपके साथ रहेगा, इस वीडियो पर रहेगा। और ये वीडियो अब हमेशा के लिए अमर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार। हम दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।